खबर है मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरफ भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, 26 मार्च को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च क्या 30 तारीख के बाद धरने में तब्दील हो जाएगा? और इससे पहले कल हम बात कर चुके हैं कि इस हवाले से इख्तलाफात भी हैं, वो उनकी अब नौयत क्या है, क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अब भी जरदारी साहब इसरार कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। मौलाना गफूर हैदरी साहब को एक खबर आज आई कि उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की बात हुई, उसके बाद उनका एक आ गई उनकी तरदीद भी, मगर मुस्लिम लीग नून के बाद लोग कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के ये हमारे अंदर नफाक डालने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है? एहतसाब का अमल तेज़ होने की बात हो रही है। और आज तफसील जो आई है प्रॉपर्टीज़ की, मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की और जनाब कैप्टन सफदर साहब की, वो तो हैरान कुन है। इस हवाले से हम बात करेंगे, क्या ये इस तरह से झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कह चुकी है उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके साथ IMF और असल कहानी 700 अरब रुपए के क्या टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क की जो मुस्तकबिल और उसकी सियासत और मैशत का फैसला तो शायद IMF का ही होगा आने वाले दिनों में। बहरहाल भट्टी साहब आते हैं, पहले 30 को लॉन्ग मार्च पहुँचेगा, वहाँ पर 4 दिन रखे हैं उन्होंने। पहली बात तो ये पहुँच जाएगा। नंबर 1, क्या जरदारी साहब अब भी इसरार कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएँ तो फिर ही मार्च होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त PDM में एतमाद का सख्त फुकदान है। मुस्लिम लीग नून ये जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी उसके बेस पे ब्लैकमेल कर रही है और अपने बेनिफिट ले रही है। हमजा शहबाज साहब मौजूदा बयानिए से सख्त नाला हैं। ये कह रहे हैं कि 26 मार्च को चलेंगे और 30 मार्च को पहुंचेंगे। इन्होंने 4 दिन कराची से पैदल जाना है। जेलम से जो चलेगा वो तो उसी दिन पिंडी पहुंच जाएगा। पिंडी से जिसने शामिल होना है तो वो उसी दिन पहुंच जाएगा। साहब वहाँ जब रश पड़ जाता है गाड़ियाँ, तो वो तो आधे घंटे का सफर 5 घंटे में होता है। नहीं, मेरी गुजारिश है, अटक से एक आदमी ने चलना है और पिंडी पहुंचना है, क्या उसको 4 दिन लगेंगे? नहीं, वो तो जल्दी पहुंच जाएगा। जेलम से जिसने चलना है उसको कितना? तो ये फिर वहाँ धरने की 4 दिन कैफियत होगी कि लोग आ रहे हैं। देखे ना, और पिंडी के रहने वाले भी तो उसमें शामिल होंगे ना, मरी के रहने वाले भी होंगे, उनका तो 4-8 घंटे में पहुंच जाएंगे। PDM कंफ्यूज है, इसीलिए आज खबर आ रही थी कि उनका जो है नसारुल इस्लाम, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों? अंसारुल इस्लाम, क्योंकि अहम अदारों को रिपोर्ट्स मिली है कि भारत इंडिया पाकिस्तान में बड़ी दहशत गर्दी अपना कर सकता है और उसका इल्ज़ाम हुकूमत पे लगवाना चाहता है, जिसकी वजह से मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ देर पहले अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। कुछ लोग रावलपिंडी की हदूद में जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें मिली हैं 26 की बजाय 22-23 को, जिनकी उम्रें ट्रेस हुई हैं 22 से 26-25 साल है, और वो खुदकश हमला आवर कर सकते हैं किसी भी बड़े मजमे को देख के, अल्लाह ना करे। इस पर अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद हुकूमत गौर कर रही है कि PDM के साथ किस तरह समझाया जाए कि आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन उसमें नाहक जानों का इंसान ना हो, जबकि शायद एक बड़ी KPK की जमात चाहती है कि कोई जब तक दंगा फसाद ना होगा तो हमारे लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी का इशारा दे रही है पंजाब गवर्नमेंट की जनाब, ये इसको हम ये इस आउटफिट जो है ज़ाहिर है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, जो एक आपको मिलिटेंट्स या इस तरह का अगर वो है सिलसिला। मगर भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि कल शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि दहशत गर्दी का शदीद ख़तरा है, तो ये तो फिर बड़ा एक डेंजरस सिलसिला बन सकता है। कई सब देखे ना, पुलिस के हमारे भाई, हमारे जवान कल शहीद हुए पुलिस इस्लामाबाद में भी, और आप देखें दोनों पिंडी में। तो इसका मतलब है एक अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश की रही है, दूसरा भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात पैदा करना चाह रहा है कि FATF के इजलास से पहले कि पाकिस्तान को साबित करे कि इस मुल्क में फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई है, इसका नाम FATF से नहीं निकले। और ये बात अब PDM की क़यादत के साथ कहा जा रहा है कि ताकतवर हल्के एक मुज़ाकरत करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनकी जानों को भी ख़तरा है और लोगों की भी, लेकिन वो बाज़िद हैं कि हमने मार्च करना है। लेकिन मुझे मार्च की तारीख 26 को जिसने चलना है जेलम से, अटक से, पिंडी से, वो 30 को 4 दिन क्या वो पिंडी बरास्ता उधर कराची से होके पैदल आएंगे? नहीं भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये कितने लोग, अगर मौलाना के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजाज़त नहीं मिलती तो ये क्यों, कितने लोग इकट्ठे कर लेंगे? अगर मौलाना के वो तरबियत याफ्ता तालिब इल्म
नहीं पहुंचते तो इनसे 50,000 भी नहीं इकट्ठा होना। लेकिन अगर 1.5 लाख फिगर ये नोट करें काजी साहब, तो इमरान खान साहब की हुकूमत से मैनेज नहीं होना। जितने नहल इमरान खान की टीम है ना पाकिस्तान में, उन्होंने इमरान खान की 20 सालों की जदोजहद बलडोज कर दी है। मतलब इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लॉन्ग मार्च ही है। आज परवेज खटक मौलाना साहब से के पहले दिन से मौक़िफ़ है नवाज शरीफ का कि ये बकाऊ माल है, सख्त इल्ज़ाम है। उनके गफूर हैदरी जो स्टैब्लिशमेंट को गालियां देता है उसको ऑफर कर रहे हैं जी। ये क्या मूव है परवेज खटक की? ये इमरान खान इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करना है। इसी पर परवेज खटक ने क्या कहा था कि मैं एक दिन ना चाहूं तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रह सकता, एक दिन ना चाहूं तो मैं इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। हम ही कहते हैं उन्होंने, ना उनकी वजह से है ना उनकी वजह से जाएंगे। मेरी बात सुने, वो डबल गेम खेल रहे हैं। हाँ सब अब नहीं मानेंगे, इसका वक्त मेरा ख्याल है अब ये हुकूमत है या अपोजिशन है, स्ट्रेटेजी इनकी अपनी अपनी है, लेकिन फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने सुना है कि ये भी कह दिए मैं उस्मान बुज़दार को नहीं बदलूंगा, और उस्मान बुज़दार को ना बदलने का चैलेंज उन्होंने PDM को नहीं किसी और को दिया है। मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद लेकिन ये परवेज खटक साहब ने कुछ ऑफर किया, कहते हैं जी हमने इनको ऑफर दी है कि आप डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। तो यार ये क्या है? बड़ी वीकनेस हो। अच्छा, ये परवेज खटक साहब से कहे यही अल्फाज वज़ीर आज़म इमरान खान के मुंह से कह दे कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के राइट हैंड गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेटशिप की ऑफर की है। यार ये इस तरह आप अपनी वीकनेस देते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए किसी के पाँव में भी गिर सकते हैं। एक तरफ वो इमरान खान मगरमच्छों के जिन्होंने 30-30 साल हुकूमत की 3-3 दफ़ा उनसे टकरा के एतमाद का वोट ले रहा है, दूसरी तरफ ये उसको कमज़ोर कर रहे हैं। अब ये इमरान खान भट्टी साहब एक बात जो कही है ना राना सनाउल्लाह साहब ने, वो बड़ी आम कही है। वो ये है कि फिलहाल तो आज सारे खेल में अभी तक मुस्लिम लीग नून ने जो गेन किया है वो 5 सीटें मिली हैं उसको। पंजाब में दाएं बाएं तो कुछ भी नहीं मिला, और अगर ये सीट मिली है तो वो पीपल्स पार्टी को मिली है, जो इनकी तो खातून हारी है, इनकी खातून हारी है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रेटजी का ये मतलब है कि पहले तो नवाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरियम साहिबा को या मुस्लिम लीग नून को तो आइसोलेट करो ना, उनको तो अलग करो। जरदारी साहब आपको भी पता है और आपने स्टोरी दी थी कि वो अंदर से सेटिंग उनकी हो गई है। अब क्या वो इस धरने में वो शामिल होंगे जरदारी साहब? देखें, परवेज खटक ने इमरान खान के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। इमरान खान की जद्दोजहद है 22 साल माफिया के खिलाफ। जब माफिया के घर जाके आप उसको ऑफर करेंगे कि हम मजबूर बेबस है, आप चेयरमैन सेनेट का हमें ने डिप्टी चेयरमैन ले लें, तो फिर PDM को प्रोपोगंडा करने का मौका तो मिलेगा। फिर तो वो कहेगा ये चाल तो वो चल रहे थे कि परवेज लाई के घर गए कि जी आप पंजाब में तब्दीली लाए, हम आपको CM दे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी अक्ल इतनी ज़्यादा नहीं है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम केसेस तातुल का शिकार है, बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस थे, हर बंदे को पता है वहां पे जो पैसे निकल रहे थे। वो क्यों आएंगे? उनको क्या जरूरत है अपनी हुकूमत खराब करवाने के लिए? वो तो आना ही नहीं चाह रहे। उन्होंने तो रह के PDM को कमजोर पीछे रहेगी आपकी JUI। इसको अगर डिप्टी सेनेट मिल जाता है चेयरमैन तो टाइम फिश। देखिए, डिप्टी सेनेट मौलाना फजलुर रहमान बहुत जीरक सियासतदान है। उनके वालिद साहब खुफिया मीटिंगों में उन्हें बैठाते नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, एक मैं आपको खबर देने लगूं, खौफनाक वार आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म पे करने वाले हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ मौलाना कौन वार करना चाहते हैं? एक नवाज शरीफ और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान, और उसमें महमूद खान अतकज़ई का रोल होगा इस बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने का। ये फाइनल हो चुका है और नवाज शरीफ ने कहा है मुझे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कल परसों उनका बयान था हम मरने के लिए तैयार हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये पाकिस्तान तो मरने के लिए बंदे को लंदन क्यों जाना पड़ता है? यहाँ बड़े मौके हैं माशाल्लाह, फिर इधर आ जाएं। उधर देखे ना मौत बड़ी पुरसकून आती है। उधर आपको पता है दफनाने भी नहीं देते। उधर आपसे 1000 पाउंड की पर्ची लेते हैं और दफना देते हैं। इधर वो पाकिस्तान की सरजमीन में खुद नहीं मरने आ रहे, लोगों के बच्चे मरवाएंगे। डू यू थिंक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खुद इश्तिहारी, उनके साहबजादे नहीं आ सकते, उनके समधी नहीं आ सकते। इधर खुदा ना खास्ता जैसे मरियम ने कहा था कि ओ नून लीग के जालो तुम पे कर्ज है, तो बच्चे तो किसी और के मरेंगे। वो चाहे नून लीग के भी हमारे भाई हैं, पीपल्स पार्टी के भी भाई हैं, PTA के, लड़ा तो लोगों के बच्चे रहे हैं। बड्डी साहब बात ये है, बंदा तो कोई नहीं निकला। मुझे नहीं लगता 50,000 बंदा भी लेके आ सकते हैं। आई डोंट। हाँ रौला गाड़ियाँ ज़्यादा 50,000 हो सकती हैं,
लेकिन बात ये है, सवाल ये है कि ये जो अपना ये आज इतनी सुक्की क्यों करवाई है इन्होंने? अब गफूर हैदरी साहब ने कह दिया जी कि हमें नहीं चाहिए आपकी सीट, या उस दिन परवेज खटक आपने देखा मोहसिन दावड़ के पास बैठ के, हाँ दावड़ साहब भी आ रहे हैं इसमें, तो क्या वो पीटीएम के बंदे भी लाएंगे? आज असद कैसर साहब ने कह दिया है, भट्टी साहब उन्होंने कहा है स्पीकर ने कि जनाब अगर आप ये साबित कर दें तो मैं अपनी सीट छोड़। ये परवेज खटक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन को मोहसिन दावड़ साहब दरख्वास्त दे दें कि इतने लोग नहीं थे जितने वोट डाले गए। आईनी तरीका है ना इनके पास, जैसे आज किस तरह क्लीन चिट दी है इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी को, जहां वीडियो आई, पैसे लेते हुए देखे गए, वोट कैंसिल करने की इजाज़त दी गई, तरकीब दी गई, पैसों की ऑफर की कि नंबर रखी, वहां उन्होंने कहा ओ ये तो खाली ले आए हो। तो एक बंदे ने एमपीए ने सिर्फ बयान दिया मुझे ऑफर है, उसको बुला लिया। देखें जब अदारे यकतरफा हो चुकी हों, इमरान खान साहब। भट्टी साहब मैं आपसे अब डायरेक्ट पूछने लगा हूं, क्या इदारे पीटीआई, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के माबैन तकसीम हो चुके हैं, आप ये कह रहे हैं? मेरी बादियुल नज़र में मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, और मुझे एक दो ऐसी चीज़ें कन्फर्म हुई हैं ईमानदारी से जिन्हें मैंने काउंटर चेक किया है, मैं टीवी पे कह नहीं सकता। इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी खौफनाक घिनौनी साजिश इमरान नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। मैंने इतना कहा, मुझे डर है अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर रखे, एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन एक साजिश तैयार की जा रही है खून खराबे की। नहीं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब ने कल जो पीडीएम के अंदर बातें की हैं वो तो वही दोहरा दिया अपना, उन्होंने नाम भी सारे वो वही उनका बयानिया जिस तरह चल रहा था यार, इधर से बड़े साफ कह दिया पिंडी पे हमला करो, और इससे ज्यादा क्या कहे नवाज शरीफ? क्या आप मेरे बात से पकड़ खुद आए तो पकड़े जाएंगे? अच्छा नहीं, एक बात बताएं कि इतने बड़े जियाले हैं जरदारी साहब, इतने बड़े जियाले हैं जेयूआई के जनाब फजलुर रहमान साहब कि उनके कहने पे हमला कर देंगे अपना आपके जीएचक्यू पे। नहीं, मदरसे के तलबे इल्म बड़ी फंडिंग हो रही है, बड़ा पैसा आता है। कादी साहब देखें, अगर 50,000 है तो 50 लाख फितना नहीं होते, 10, 12, 5, 6 टेररिस्ट बीच में घुसाने होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, हालात क्या मिलेगा सिवाय इसके कि वो बच्चे बेचारे बस अल्लाह को प्यारे, वो जमीयत उलमा उस्मान के बच्चों को नुकसान हो, जमीयत उलमा इस्लाम की हो, नून लीग की हो, खुदारा इस कौम को आपस में दस्तो गिरेबान ना कराओ। सियासी जंग, सियासत, तो ये सारी सौदागरी इन तालिब इल्मों की जिंदगियों पर होगी। मैंने नाम नहीं लेना, पीडीएम के एक बंदे को मैंने कहा यार आपको 15-20 जुलूस कर चुके हो, जलसे सोरी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो आप का यूसुफ रजा गिलानी भी कामयाब हो चुका, तो लॉन्ग मार्च से आपका क्या अचीव कर लेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप जाएंगे तो इमरान खान रिजाइन दे देगा? जबकि इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया हिस्ट्री में, जो माइकल आल नहीं दे सकता। उसने कहा कि हमें एक दफ़ा हमारी तहरीक को खून मिलने दे। खून 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 लाल रंग का जो इंसान के जिस्म से निकलता है, इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, मालिक हकीकी के पास चले जाता है। वो कहता है हमारी तहरीक उस दिन बनेगी जब थोड़ा सा खून मिल जाएगा। अब मेरा लगता है शेख रशीद साहब की बात ज़्यादा करी ने क्या से, क्यों वो अपनी गवर्नमेंट तोड़े यार? देखिए, मेरी इतला है 100% इमरान खान को नाम पता है, बराना बीवी। अच्छा, इमरान खान को पता है तो सिर्फ ये बताएं इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं पता? वो इंग्लैंड में रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पता नहीं करना चाह रहे यार, जिस तरीके से वो उनकी रिजेक्ट की है ना, मेरी तो अकल दंग हो गई। मैं कह यार ये सीधी बात है, एक बंदे के 160 वोट थे, उसने 159 वोट लिए, यूसुफ रजा को बुलाने को भाव भाई तेरा कौन सा वोट बैंक बताओ, उसी वक्त पकड़े जाओगे। है यूसुफ हैदर गिलानी को बुलाओ, उसको कोई ये किन से बात कर रहे थे, लेकिन वो इन फैक्ट्स जानने नहीं चाह रहा। इलेक्शन कमीशन किसी और के एजेंडे पे चल रहा है, वो क्यों ढूंढेगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इमरान खान को पता है। बरमाना बीवी ने 5 दफ़ा रास्ते में फ़ोन बंद किया, मोटरवे पे बंद किया, दोबारा बंद किया। जो यूसुफ रजा गिलानी के भांजे थे उन्होंने ऐन मौके पर एक अपना ट्रांसफ़र करा। इनका ये आला लाहौर में एक अहम तरीन अफसर है, परसों एक नशियात फरोश के घर में नशे में धुत पड़ा हुआ था। छोड़े, इस मुल्क में ना इमरान खान की बदकिस्मती है, उनका विजन तो साफ है, लेकिन उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि खान साहब तक फैक्ट्स नहीं जाने दे रहे। खान साहब को आंखें खोलना होगी, वरना काजी साहब मुझे लग रहा है ये लगड़ बगड़ शेर को जख्मी करके हमला कर ले। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कुछ और भी कहा है, लेकिन भट्टी साहब इमरान खान क्या करें जब मनशियात फरोशों के घर में बैठे हैं और उनके पैसे से सारा धंधा सियासत का मुबैना तौर पर चलना है, जैसे आप और लोग भी कह रहे हैं, तो फिर यहाँ हमारा क्या बना? जी भट्टी साहब कमेंट्स करें। इसीलिए मैंने कहा है आला अफसर सरकारी हमजा शहबाज से राब्ते कर रहे हैं। मैंने पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की मैं
KPK की नहीं कर रहा मैं, हल्फा ये हल्फा नहीं, इम खुदा को हादर नादर जान के कह रहा हूँ, हमजा को मिन्नतें कर रहे हैं जनाब इस हुकूमत के। और मौजूदा वज़ीर आला की 3 फाइलें हमजा शहबाज साहब के पहुँच चुकी है जो गैर कानूनी तौर पर काम हुए हैं। अब रुख बदलता जाता है, लोग बहुत समझदार हैं, ब्यूरोक्रेसी मक्कार होती है, ईमानदार भी बड़े हैं, जनों भी बड़े हैं। एक बंदा जिसको करप्शन की वजह से लाहौर से निकाला गया कि इसके कब्जा ग्रुप के साथ राब्ते थे, मनशियात फरोशों के साथ राब्ते थे, और 1-2 और बड़े संगीन हैं, उसमें मैं नहीं जाता, उन्हें दोबारा लगवा लिया इन्होंने। तो अब इमरान खान अकेला क्या करे? यहाँ तो इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे 2-3 लोग हों जो उनके फैक्ट पहुँचा दे, जनाब ये बंदे की ये शोहरत है। मैं बता रहा हूँ चंद ब्यूरोक्रेसी। हमजा इस वक्त, लास्ट टाइम हमजा शहबाज के अंदर जाने से पहले 180H के बाहर शायद ही गाड़ी होती थी। कल मैं स्पेशली गुजरा तो गाड़ियों की तवील लाइनें लगी हुई थी। मैंने चूहे से पूछा, मैं क्या कौन कौन है यार? उधर मुझे पता चला एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेट ने अपना बंदा भेजा है, हमजा साहब हम आपके ताबेदार थे और ताबेदार रहेंगे। काजी साहब अब जाती मुलाजिम है इनके। देखिए, जब किसी को आप बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, मराद देते हैं, उसकी करप्शन पकड़ के भी उसको फ्री हैंड दे देते हैं, फिर लॉयल्टी तो शो करेगी। और ब्यूरोक्रेसी का एक ही उसूल है, चंद अच्छे अफसर हैं, अब्दुल्ला सुंबल इजराइल 5-6 और बाकी ये इक़्तिदार का रुख जब तब्दील होते हुए देखते हैं ना अफसर, उसी तरफ अपना रुख। अच्छा, इमरान खान साहब पर कुछ प्रेशर आ रहा है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये कौन प्रेशर डाल रहा है खान साहब पे? इनको बाकियों को भी बाहर निकाल दो। जरदारी साहब का कमिटमेंट हो गई थी, उन्हें गारंटी दे गई थी कि आप दुबई इलाज के बहाने जाएं, उसके बाद आप अमेरिका चले जाएंगे। ये वादा हो गया था, ये वादा हो चुका था, होना नहीं था। उसके बाद इमरान खान साहब बढ़ गए। जिन्होंने जरदारी साहब को वादा दिया था वो सख्त नाला है कि आपने पहले मरियम की तरफ फड्डा डाला, अब फिर आप फड्डा डाल रहे हैं। इमरान खान की एक बदकिस्मती है कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 1-2 और बंदों का ग्रुप है, वो इस तरह मिसगाइड करते हैं। अगर मैं आपको एक आज खौफनाक खबर दे दूं, जल्दी से बताएं क्योंकि फिर मैं ब्रेक पे तफसील। प्राइम मिनिस्टर हाउस का आला तरीन ब्यूरोक्रेट, अगर इमरान खान की हुकूमत 5 साल चलती है तो अच्छी बात है, ये तो वाम ने दिया, लेकिन आईनी तौर पर दमाद आता है तो आला वो ब्यूरोक्रेट सुल्तानी गवाह होगा आने वाली इमरान खान के खिलाफ। चलें, ये बामिशाल खबर है जिसको आप नहीं समझ रहे। अगर इमरान खान सुन रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे मैं किस अफसर का इशारा कर रहा हूं, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जिनके पास होती है पहुंच गई है। चले इस पर ब्रेक से बात करेंगे। लेकिन अगर रियासत का स्ट्रक्चर और इतना बोसीदा हो चुका है और ये लॉयल्टीज़ के लिए ऐसे लोगों के पीछे पीछे मारे ब्यूरोक्रेट फिर रहे हैं, तो इमरान खान और किसी और ने क्या कर लेना है? अल्लाह करे ये सूरत हाल ना हो जो बड़ी साहब बता रहे हैं, बड़ी खौफनाक है। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी खबरें हैं और बड़े चश्मकुशा, और ख़ास तौर पर ये प्रॉपर्टीज़ की जो लिस्ट आई है मरियम साहिबा की और सफदर साहब की, देखेंगे उसमें क्या क्या बताया गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। राइट नाउ जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपसे मुखातब हैं, इसी वक्त एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में चल रही है जिसमें किचन कैबिनेट के लोग हैं और बुज़दार साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। और जो लोग इशारे दे रहे हैं भट्टी साहब, वो ये दे रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली की बात हो रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो नाम मुबैना तौर पर सामने आ रहे हैं उनको रिप्लेस करने के ज़िम्मन में ये एक कयास चल रहा है। इसलिए ये मैं नाम सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ। राजा बशारत साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी फवाद साहब का भी नाम आ रहा है, मियाँ असलम इकबाल साहब का भी आ रहा है, राजा यासर हमायूं और मुराद रास के नाम भी ज़ेर गौर हैं। भट्टी साहब ये पहले बताएं, ये बात ठीक है कोई ऐसी बात? और अलीम खान साहब का भी नाम की बात हो रही है। देखें, इनमें तो फवाद चौधरी हमारे दोस्त भी हैं, यार भी हैं, ये तो MNA है फिलहाल, तो इमीडिएटली आ ही नहीं सकते। और शाह महमूद कुरैशी भी MNA है। शाह महमूद कुरैशी ने चंद दिन पहले जब पंजाब हाउस में इजलास हो रहा था तो उस्मान बुज़दार साहब की खासा डांटा था। मेरी खबर है शाह महमूद कुरैशी साहब काबिल था। हाँ, असल कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि कुछ लोग हल्के बहुत देर से इमरान खान साहब को कह रहे हैं ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा स्कैंडल आ रहे हैं, इसको साइड करो। हाँ, सब वाजिद थे। अब सुना है कि 12 तारीख के इलेक्शन के लिए खान साहब को एक मैसेज पहुंचा है, भाई अगर आपने बिल्कुल भी नहीं माननी, ना गवर्नर्स बेहतर करनी है, ना चेंजिंग करनी है, उसके बाद मजबूत तरीन कैंडिडेट राजा बशारत, अलीम खान, मियाँ असलम, बाकी लगड़ बगड़ कोई इधर उधर से, हर एक की ख्वाहिश है। वो उसकी भी ख्वाहिश थी, वो जो
जो उनके भाई हैं यहाँ, जिनका चीनी का स्कैंडल था, जो फिनांस मिनिस्टर है, ये 3 कैंडिडेट हैं जिनके बाद लोग इंटरव्यू भी कर चुके हैं। जब राजा बशारत को फाइनल किया गया तो राजा बशारत, जिनके बहुत पुराने दोस्त थे, उन्होंने सीएम को पायजन करना शुरू कर दिया कि राजा बशारत आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, राजा बशारत आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन आप समझते नहीं कि राजा बशारत साहब वजीर कानून रहे हैं, तो पुलिस का उनका तो ये जो इनका जो रवैया रहा है इस ज़िमन में मॉडल टाउन केस के हवाले से, तो इनका फिर नर्म कोशा इधर मुस्लिम लीग नून से भी होगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, वो चौधरियों के साथ रहे हैं। इमरान खान के लिए 2-3 कैंडिडेट साफ सुथरे हैं, लेकिन खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि किचन कैबिनेट के अलावा उन्होंने किसी और से भी मुशावरत करनी होती है। अब अल्लाह करे कि उधर से भी इशारा आ जाए तो हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन चुकी है। वो बाज़ाहिर तो कल भी उन्होंने, एक दोस्त ने उनको फ़ोन किया कि जनाब सुना है कि आप सीएम पंजाब को तब्दील कर रहे हैं। ये वो मेरे साथ बैठे थे, मैसेज किया, मेरे साथ बैठे थे, और मैं क्योंकि खान साहब का ज़ाती नंबर भी जानता हूँ, उन्होंने कहा नो। लेकिन सुना है आज एजेंडा ही है कि पंजाब में अगर उस्मान बुज़दार साहब को चेंज किया जाता है तो उनका अल्टरनेट कौन होगा, क्योंकि चंद ब्यूरोक्रेसी ने ये जाके जवाब दिया कि हमने इतने इतने पैसे दे के पोस्टिंग ली। अच्छा, तो चलें फिर, वो तो एक इन द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ पंजाब एंड गवर्नेंस ऑफ पंजाब ही है ना, वो तो अगर उन्होंने दी है तो पहले भी इस तरह होता रहा होगा। एक बात, आखिरी बात, हाँ, इमरान खान साहब को उनके एक जो उन्होंने अपना सर्वे कराया, तो उनको जो मशवरा दिया गया कि आप गवर्नर पंजाब को, चौधरी सरवर को इधर से रिज़ाइन दिला के सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ाएं। अब मुझे पता नहीं उनके 2 साल पूरे हुए या नहीं पूरे, वो ट्रियोन नहीं आता, तो वो मुस्लिम लीग नून में भी खासा डंड डाल सकते हैं कि उनकी बड़ा ज़्यादा होल्ड है। लेकिन ये बहरहाल इमरान खान साहब का फ़ैसला, मेरा ख्याल है आइंदा 48 घंटे में उन्होंने फ़ैसला करना है कि पंजाब में तब्दीली लानी है, यहाँ साथ वफाक की भी कुर्बानी देनी है। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात आप कर रहे हैं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मुझे खबर है, तरदीद करना, मैं कोई गैब का इल्म तो नहीं हो सकता। इमरान खान 23 तक हुकूमत भी पूरी करे, 23 के बाद भी फिर इलेक्शन जीत जाए। मैं तो खबर दे रहा हूँ, खबरें अक्सर पूरी होती हैं, क्योंकि सियासतदान आज वादा करते हैं, जब परवेज़ खटक, गफूर हैदरी जो मेरी पाक फ़ौज को ललकारता है, उन्हें ऑफ़र कर सकता है, असवंद यारवली से जाके ये वोट मांग सकते हैं। और आज आपको पता है पीपल्स पार्टी बार बार MQM पे जोर लगा रही है। तो ये इलेक्शन में कोई भी बात ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि इलेक्शन सियासत असूलों से नहीं, मुफाद के लिए है। हाँ, चौधरी फवाद भी तेज़ आदमी है, समझदार हैं, अगर नून लीग को कोई टक्कर सकता है तो ये, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो इस वक्त MNA उन्हें उसकी सीट छोड़ के सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना होगा। शाह महमूद भी कुरैशी साहब यहाँ होता रहा है पहले, आपको पता ही है, इलेक्शन बाद में करवाए जाते रहे। जब शौकत परवेज़ साहब, शौकत अजीज़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो इलेक्शन भी हो गए थे। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब, आप अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं, और नैब ने कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया है। मैं पहले तो बता दूँ, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर हम अपने प्यारे लीडरों पर बड़ा एतमाद करते हैं कि वो जब भी बोलते हैं हमसे सच बोलते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब मौजा माल में मरीम साहबा की प्रॉपर्टी है 337 कनाल 12 मरले, मौजा बदो की 62 कनाल 2 मरले, असील लखवाल 14 कनाल 1 मरला, रायविंड में 200 कनाल, और मोहतरम सफदर साहब की जो है बद्दो की में 200 कनाल 20 कनाल ज़मीन है, लखवाल में 30-40 कनाल, रायविंड में 42 कनाल, और मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहबा का 109 एकड़ का एक फार्म भी है, जिसका क्या नाम है पता नहीं, सका एग्रीकल्चर फार्म एंड जियो स्टेट फार्म, ये इसकी तब। भट्टी साहब का अगर ये सारी, मेरा सवाल ये है, अगर इतना बड़ा झूठ नैब बोल रही है तो उसको तो अदालतों में घसीट सकती है मरीम साहबा। काजी साहब, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। मैं एक किला जगह लेना चाह रहा हूँ 50-60 लाख की, मेरे पास वो नहीं जमा हो रहे, पर कैप्टन सफदर की महाना इनकम है 1500 रियाल महीने की, ससुराल देता है, मैं उससे 1000 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहा हूँ। मैं तो इतनी जगह का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं मेहनत कर करके मर गया हूँ। एक वो जगह जो 60-70 लाख की, वो दूर दराज इलाके में, इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, ये प्रॉपर्टी इनकी बड़ी पुरानी है, नैब को रह रह के चीज़ें क्यों याद आती हैं? जब आके मरियम ने उधर पथराव किया था, मारा था, खूब पीटा था इनको, उसके बाद समन भेजा, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले? यहाँ नैब को कोई रोक रहा है?
फिर नैब के ऊपर भी दबाव हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो फिर क्या भट्टी साहब, मैं खोल के बात कर लेता हूँ, क्या रियासत या रियासती इदारे फिर जो हैं वो अभी मरियम साहिबा के हवाले से कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करना चाहते और ये एहतसाब का जाली और झूठा नारा है? इतनी जगह शायद अलबत मरकल का बरतानिया के पास ना हो जितनी बरतानिया रायविंड के पास है, मरियम नवाज के पास, लेकिन क्यों नहीं पकड़े? मुझे देखें, यहाँ ये सारा कुछ जो इन्होंने नैब ने तफसीलात दी है झूठी है, तो या केस करें, इन पे केस करें। एक चीजें है ना, या सही है या गलत है। सही है तो नहीं पकड़ते, तो जो नहीं पकड़े, जो उनको दबाव डाले उनको अरेस्ट कर ले, वरना मरियम से माफी मांगे। यार ये तरीके छोड़ दे, माफी मांगे, इल्जाम लगा रहे हैं मरियम साहब पे, नैब मांगे, मैं और आप मांगे, हम तो उनको कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनके मुताबिक करप्शन की है और हम मानते हैं, हमारे इल्म में भी है की है, लेकिन पकड़ते क्यों नहीं? काजी साहब, मेरा सवाल आपसे बार बार ये है, हर तीसरे दिन एक तफसील दे देते हैं कि मौलाना फजल रहमान की इतने अरबों की प्रॉपर्टी है, जब वो कहता है कि मैं अपने पूरे बंदे लेके जाऊंगा, नैब खामोश हो जाता है। क्या नैब पेशावर इस वक्त गुरूदगी में है, कोमे में है? कितना अर्सा पहले उसको मौलाना फजल रहमान को बुलाया था, मरियम को जब बुलाया था उन्होंने मार मार कर दुम्बा बना दिया। तो फिर इस तरह करेंगे तो आपके एहतसाब को तो फिर नहीं, फिर एहतसाब डाउट हो रहा है ना, एहतसाब को बदनाम कर रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। फिर देखें, इसका मतलब है कि इतने उजले दामन पर, इतने नेक लोगों पर गंदे इल्जाम झूठे लगा रहे हैं ये सिंध में तो अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह की कसम। अच्छा, मुराद शाह साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो रही? जब हो गई जरदारी साहब के साथ, बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी है, तो फिर उनके मुराद शाह साहब का क्या कसूर है? मुराद अली शाह की पेमेंट्स आप गिन ही नहीं सकते, लेकिन अभी सिर्फ बुलाया है, 8 महीने खामोशी रही है, अभी डेट है। काजी साहब, इमरान खान साहब नहीं समझ रहे, उन्हें पीडीएम तो नुकसान पहुंचा रही है, उनकी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं जो खान की तकरीर की, खान की गुफ्तगू टाइप करके दूसरों को दे देता है। अब खान साहब नहीं समझ रहे, उन्हीं से वो रिपोर्टें मांग रहे हैं। जब आप चोरों को चौकीदार बना लेंगे खान साहब, तो फिर अच्छा, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ 66 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा कराया जा चुका है। इसमें मुराद अली शाह साहब है, खुर्शीद अनवर जमाली साहब भी कोई हैं, और इन पर 17 मुलजमान रेफरेंस में नामजद है। तो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इनका को जो जस्टिस को हम ताक पे रख देंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं 66 वॉल्यूम जमा करा चुके हैं रेफरेंस में, तो पकड़ा क्यों नहीं किया? रेफरेंस तो आखिरी स्टेज होती है, उसके बाद तो अदालतों ने बरी करना या रिहा करना। तो चौधरी शुजात हुसैन कहा करते थे कि ये जो है ये लॉन्ड्री है। इंक्वायरी के भी रेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे भी रेस्ट करते हैं, नैब रेफरेंस बने बगैर भी नैब करते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं नैब मिली हुई है या नैब पर दबाव हुआ। ये एक कड़वा सच है जो वक्त के साथ आएगा। बाकी बड़ी साहब, इस बात में कोई हकीकत है या मैं वैसे ही जो है वो जो बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, कि हमारी ज़रूरत होती है इस तरह के करप्ट लोग हुक्मरानी में रहें, ये भी वजह है? 100,000% जराइम पेशा लोग, बाज लोगों की मजबूरी है, मजबूरी, ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश नहीं, मजबूरी। अगर वो हराम का अरबों रुपए नहीं कमाएंगे तो मेरे जैसे आदमी को हिस्सा कैसे देंगे? ताकतवरों को उन्हें कैसे खुश करेंगे? वो उनकी पुष्टपनाही क्यों करेंगे? गिरफ्तारियों की इशारे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है नैब कुछ बंदों को नैब नहीं पकड़ रही? मैं देखे, अगर आसफ अली जरदारी के अरबों खरबों रुपए के बेनामी के अकाउंट पे उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, उससे पहले मैंने फरियाल साहिबा का नैब जराए से, खुद चेयरमैन नैब के करीबी तरीन हल्के ने बताया वारंट गिरफ्तारी 6-7 महीने पहले, और पीपल्स पार्टी के 7 लोग थे, मरियम नवाज का भी नाम था। मुझे नैब ये बता दे ऑन ओथ आके कि ये नाम नहीं थे, किसने रोका? अगर आपने हर एक को सिर्फ एक प्रेस लिस्ट जारी करनी है कि इन्होंने अरबों रुपए का फ्रॉड करना है और 6 महीने खामोश हो जाना है। साहब, ब्रेक पे मैं जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बात करता चाहूँ कि अगर ये तमाम मुकदमात पीपल्स चेन के लीडरों के हवाले से इस्लामाबाद से पिंडी होते हैं, तो आपको तो वो भी दिन याद है जब फरियाल तारपुर साहब ने एक अदालत में एक इन्वेस्टिगेटिव टीम के सामने कहा था कि आपके नाम क्या है, जरा मुझे बताएं आप कौन कौन हैं। तो फिर तो जाहिर है वो बेचारे क्या कर पाएंगे अगर यही मामला होना है। बहरहाल ये क्या सिलसिला है हम तो आपके सामने रखें, ब्रेक के बाद आएंगे, देखेंगे 700 बिलियन के क्या स्लैब किए जाएंगे टैक्सेस, आवाम को और नचोड़ा जाएगा, ये क्या सिलसिला है और कहाँ रुकेगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो हमने ये कहा IMF के बारे में कि 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, मगर इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। बड़ी साहब जरा गौर फरमाएं, अब जो अगली ट्रांच है या अगली किस्त है $500 मिलियन की, उसके लिए शायद 50
तरमीमात करनी है हमने, जो आपका स्टेट बैंक का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कवानीन है, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात भट्टी साहब ये है कि अब हम स्टेट बैंक का जो गवर्नर है ना कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लगा सकेंगे, ना ही कोई हमारा असम्बली का जो कोई MP साहब का या MNA होगा। गोया जो बेहतरीन उम्मीदवार इसके लिए होगा वो वही होगा जो या IMF का साहब का मुलाजिम होगा। देखिए, हफीज़ शेख साहब ने मेहरबानी किया है कि बाकर रजा को 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें। देखिए, महंगाई ना हमेशा अमीर अरबपति लोग करवाते हैं, उनका फ़ायदा होता है। महंगाई हमेशा अमीर आदमी को फ़ायदा देती है। मैं ये कप बनाता हूँ, ये गिलास बनाता हूँ, मुझे 10 रुपये का गिलास पड़ता है, मैं इसको 13 रुपये का बेच रहा हूँ, महंगाई 2 रुपये हुई, मैं इसकी कीमत 20 कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट और मार्जिन 3 रुपये की बजाय 7 हो जाएगा। और ये सरमायादार हमेशा अमीर कबीर लोग चाहते हैं कि महंगाई से महंगाई हो, क्योंकि इनका प्रॉफिट और मार्जिन मल्टीप्लाई हो जाता है। महंगाई सिर्फ सैलरी पेशा या गरीब आदमी मुतवस्तित तबके को तबाह करती है, एंड बायर को। कभी भी बड़े बिजनेसमैन को महंगाई ने डैमेज नहीं किया, फ़ायदा किया। अल-फतह के स्टोर में मुझे एक दिन उनका बंदा मिला, उन्हें कहा जी जब पीछे जो कीमतें बढ़ी हैं ना इम्पोर्टेड चीज़ों की, तो हमें अरबों रुपए चीज़ें बड़ी बड़ी का फ़ायदा हो गया है। हमने एक मिसाल है, 50 लाख का 50 लाख रुपए का डिनर सेट लिया था, 1.5 लाख का बेचते थे, हम 2 का बेच रहे हैं। यार दुनिया में ऐसा कोई काम है? गाड़ियाँ बनाने वाले जान के अमरूद महंगा बेचो गिरफ्तार कर लेते हैं। सब्जी रेडी वाला सुबह उठ के मंडी जाता है, 4 बजे लेके आता है, 3 रुपये अमरूद किलो महंगा बेचता है। हर बड़ी गाड़ी इस वक्त ओन ब्लैक में बिक रही है। कोई एक गाड़ी वाला पकड़ा गया, हम रो रो के मर गए यहाँ पे कि इमरान खान साहब ये इसमें तो कोई इन्वॉल्व नहीं है ना, ये तो ये ब्लैक की है, जेल रोड पे बैठे हैं। हर बड़ी दुकान गाड़ी शर्त लगा ले 10 लाख तक ब्लैक में बिक रही है, ब्लैक में। और यार गरीब आदमी आटा 1 रुपये आधा किलो ज्यादा बेच ले 2 रुपये, तो वो ब्लैक ही है। अमीर आदमी और है, क्योंकि ये सारे अरबपति हैं। इस वक्त आलम यह है कि 5 से 4 साल 5 साल पुरानी इंपोर्टेड गाड़ी 100 जूते मारती है, जो ये हमें इतनी वीक रेगुलेटरी रिजीम है। कादी साहब मुझे उनसे नहीं करता इंपोर्टेड गाड़ियों से, मुझे ये बता दें जान के ये शॉर्ट करते हैं गाड़ियाँ, खुद एक साजिश के तहत सारे ये बड़े मगरमच्छ खरबपति लोग खरबों लोग एक गाड़ी मार्केट में बेचते हैं, फिर रोक लेते हैं, फिर उस पर एक आजकल गाड़ी पे 8 से 10 लाख ऑन ब्लैक हराम का पैसा, नजायज पैसा एक में जब हर शोरूम बेच रहा है। इसको कोई नहीं पकड़ा। इमरान खान साहब कोई एक काम आवाम के लिए भी कर जाए यार। एक और सुने, जो इन्होंने टैक्स लगाया है कि आप 2 या 3 महीने से पहले गाड़ी बेच नहीं सकते, जो गाड़ी लोकल आप जो है खरीद रहे हैं, जो कि 3 महीने बाद मिलती है ओन देकर, उस पर आप 2 या 3 लाख रुपए टैक्स लेंगे। वो टैक्स भी बेचारा एंड यूजर देगा, तो वो ओन में डाल के उसको उससे लेंगे। वो ब्लैकिया पहले 10 लाख बेचता था, अब 13 लाख बेचेगा। यार इन ब्लैकियों को आपने इज्जतदार बना दिया है, इन फ्रॉडियों को, इन जालसाजों को आपने आला रुतबे दे दिए हैं, क्योंकि ये आपको पार्टी फंड के नाम पे 10 करोड़ दे देते हैं, किसी और चक्कर में डोनेशन। मेरा एक सादा सवाल आपसे, टाइम बड़ा कम है। एक तरफ हमारी खाल उतरवाते हैं ये गोरे सेठों से, आलमी मालियाती इदारों से, दूसरा जो हमारी जान बची खुची होती है इन लोकल जो है ये जो ब्लैकी हैं इनसे मरवा देते हैं हमें। पाक की देखे चिकन कहाँ से शुरू हुआ, 500 पे पहुंच गया। ये ब्लैकियों का मुल्क है, यहाँ ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। गरीब ने गरीब तर होना है, अमीर ने अमीर तर होना है। मैं बताया ना, मेरी ड्राइवर मेरे से गाड़ी लग गई, मैं मार्केट गया हूँ, हर गाड़ी ब्लैक। मैं कह यार तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, कहते हैं पागल है, ये फलां सेठ की गाड़ी है, ये फलां सेठ की गाड़ी है। करनी नाज़रीन बड़ा तकलीफ दे है अमल। इस बात को हम कल दोबारा जारी रखेंगे। ये ब्लैकियों को कौन पकड़ेगा, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।